हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष आपका फिजिक्स टीचर और आज हम शुरू करेंगे एक नए टॉपिक से। जैसे पिछली बार हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन किया था, अब हम करेंगे मोशन इन अ प्लेन। तो यहाँ पर जैसे पिछली बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी फर्क नहीं था, लेकिन यहाँ पर होगा। देखते हैं वो। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं काफ़ी सारे। तो देखिए कि जैसे अगर हम पिछली बार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक जैसा मान रहे थे, वो एक जैसा क्यों था? वो एक जैसा इसीलिए था क्योंकि हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे। मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है, और हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रीडम ऑफ डायमेंशन है। फ्रीडम ऑफ मोशन के लिए सिर्फ एक ही डायमेंशन है और एक ही डायमेंशन यहाँ पर होगा। इसका मतलब हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन में यहाँ से यहाँ पर जा सकते हैं। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएंगे तो वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इसीलिए रेक्टिलिनियर मोशन में हमारा डिस्टेंस और हमारा डिस्प्लेसमेंट एक जैसा था। लेकिन मोशन इन अ प्लेन में अब हमारे पास 2 डिग्री फ्रीडम ऑफ रोटेशन है। 2 डिग्री फ्रीडम ऑफ रोटेशन नहीं, 2 डिग्री फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कह सकते हैं हम इसे। 2 डिग्री फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब ये होगा कि अब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए या तो ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, कैसे भी पाथ हो सकता है उसका। तो यहाँ से यहाँ तक तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो ये मेरा डिस्टेंस है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। सिर्फ यही नहीं, पिछली बार हमें डायरेक्शन तो एक ही था, तो डायरेक्शन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही उसका रिजल्टेंट निकालने की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पर हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि अगर हमारे पास 2 एक्सिस है, ये y वाला और ये x वाला, तो ये y एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा। इस y और x एक्सिस पर अगर इस तरफ भी फोर्स और इस तरफ भी फोर्स लग रहा है तो उसका एक रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में। हमें वो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा और उस रिजल्टेंट के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए। और वो यूनिट वेक्टर क्या हो सकता है? वो यूनिट वेक्टर होगा अलग अलग डायमेंशन या अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग पॉइंट। जैसे कि अगर मैं x एक्सिस को कंसीडर करूं तो x एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर के लिए हम लिखते हैं i, y के लिए हम लिखते हैं j और z के लिए हम लिखेंगे k। ठीक है, तो ये x, y और z के लिए हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा i, j और साथ में k। लेकिन अब इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं। स्केलर और वेक्टर सबने पढ़ा होगा मैथ्स में, तो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन तो होता ही है और साथ में मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब तो ये होता है कि वो कितना है, उसका नंबर, दैट इज मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन में वो आई, जे, के तीनों में से कोई भी एक चीज आ जाएगी। ठीक, तो इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत है इस आई, जे, के की। और स्केलर में क्या होगा? स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, इसका मतलब वेक्टर के लिए हमें इस डायरेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन स्केलर के लिए वो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से हमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। ठीक, वहाँ पर डायरेक्शन था तो, लेकिन अगर हम वेलोसिटी एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखेंगे तो एक बार वो पॉजिटिव है और वापस आते वक्त निगेटिव हो जाएगी। बस वही फ़र्क है। वहाँ पे हम आई, जे, के नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पे जो हमारा एक्सिस ऑफ मूवमेंट है वो सिर्फ एक ही है। या तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर सकते हैं या तो सिर्फ वाई एक्सिस में। ठीक, लेकिन उसमें होगा कि या तो वो ऊपर नीचे जा सकता है, ठीक, तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। तो एक बार अगर पॉजिटिव है तो दूसरी बार ऑब्वियसली निगेटिव चीज़ें आएंगी। अब हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है
उसका मतलब होता है ए क्रॉस बी, और जो स्केलर प्रोडक्ट है उस स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है ए डॉट बी। ये वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा लिखा जाता है। इसके बदले अगर आप इसे रिजॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब साइन थीटा, और इस डॉट प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब अगर हमें यहाँ पर मैक्सिमम चाहिए तो थीटा 90 होना चाहिए, नहीं? हाँ, तो थीटा अगर 90 होगा तो ही उसका वैल्यू 1 आ सकता है, और थीटा अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, और जब cos थीटा 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा, और जब वो 90 होगा इसका मतलब वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट देखें तो अगर वेक्टर प्रोडक्ट पैरेलल है इसका मतलब 0, कुछ भी नहीं आएगा, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के लिए वो हो सकता है 1। और ठीक इसमें उल्टा हो जाएगा कि अगर ये पैरेलल है तो ये हो जाएगा 1, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। इसके बाद और क्या हो सकता है, देखिए कि अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ कंसीडर करूँ कि आपने देखा कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा था, और ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा है। तो अगर मैं आई क्रॉस आई कंसीडर करूँ, मतलब आई और आई के बीच में 90 डिग्री है, मतलब आई आई साइन थीटा, ठीक। और अगर ये थीटा 90 हो जाएगा तो आई इंटू आई स्क्वायर हो सकता है, लेकिन आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस और दूसरे आई का मतलब भी होता है एक्स एक्सिस। दो एक्स एक्सिस के बीच में कभी भी कोई भी एंगल नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 है, और साइन 0 क्या होगा, साइन 0 0 होगा। इसका मतलब ये भी 0 आएगा। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम एक्सिस इज 0, तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा, और के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आई क्रॉस जे करूं तो ये x है और ये y है। आई x के लिए लिखा जाता है और जे y के लिए। तो I और J में कितने डिग्री का अंतर है, 90 डिग्री का। तो इसी वजह से यहाँ पे आई जे साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा, तो आई क्रॉस जे का मतलब हो जाएगा के, ठीक। आई क्रॉस जे का मतलब हो जाएगा के, और वैसे ही अगर मैं जे क्रॉस आई लिखूंगा तो वो हो जाएगा माइनस के, उसका उल्टा। वैसे ही जे क्रॉस के का मतलब हो जाएगा आई, और के क्रॉस जे का मतलब हो जाएगा माइनस आई। और अगर मैं आई क्रॉस के लिखूंगा तो वो हो जाएगा जे, और अगर मैं के क्रॉस आई लिखूंगा तो वो हो जाएगा माइनस जे, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है इसे रिजॉल्व करने के लिए। मैं आपको रिजॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली वो होगा कैसे, ठीक है। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। लेकिन अगर डॉट हुआ तो, ठीक है, डॉट होगा इसका मतलब cos 0 इज 1, मतलब अगर वो पैरेलल है तो 1, मतलब x और x एक दूसरे से पैरेलल हैं, दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं होता ना। इसका मतलब ये i डॉट आई हो जाएगा, j डॉट जे हो जाएगा, और k डॉट के हो जाएगा। बाकी सब 0 होंगे, i डॉट जे 0 हो जाएगा, i डॉट के 0 हो जाएगा। जब तक ये सेम है तब तक ही i, ठीक है, और जब तक ये डिफरेंट होगा तो तीसरी चीज आ जाएगी, ठीक। अब हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों बोलेंगे वो आपको समझेगा इसका आंसर निकालने के बाद, कि जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे या स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं आएगा, ना तो i आएगा, ना तो j आएगा, और ना ही k आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक नंबर मिलेगा हमें। लेकिन जब हम एक क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो हमें वहां पे सब कुछ मिलेगा, i j k सब कुछ। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए एक चीज, कि अगर ये कुछ
चीज़ें ये तो हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमारा a का वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 3k और b का वैल्यू है 4i माइनस 3j प्लस 5k। सपोज अगर मैं a क्रॉस b निकालूं तो इसके दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा। देखिए 2i प्लस 3j प्लस 3k, ठीक, मल्टीप्लाई बाय b मतलब 4i माइनस 3j प्लस 5k, ठीक। अब क्या होगा, इसे इलेबरेट करेंगे तो ये 2i जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4i 3j प्लस 5k, उसके बाद प्लस 3j ये वाला, और ये हो जाएगा 4i माइनस 3j प्लस 5k, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस 3k कैप, उसके बाद प्लस 3k कैप, फिर 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब क्या हो जाएगा, 2 4 8i कैप क्रॉस i कैप माइनस 2 3 6i कैप क्रॉस j कैप प्लस 5 2 10i कैप क्रॉस k कैप, ठीक, ये हो गया। अब प्लस 3 4 12j कैप क्रॉस i कैप माइनस 3 3 9j कैप क्रॉस j कैप, 3 5 15j कैप क्रॉस k कैप, ठीक है, प्लस 4 3 12k कैप क्रॉस i कैप माइनस 3 3 9k कैप क्रॉस j कैप, ठीक है। अब 3 5 15 तो प्लस 15k कैप क्रॉस k कैप। जैसे मैंने बताया था कि जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो सेम एक्सिस का वैल्यू आएगा 0, मतलब i क्रॉस i 0, j क्रॉस j 0 और k क्रॉस k 0। इसका मतलब ये और ये 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या बचा, माइनस 6i क्रॉस j कैप प्लस 10i क्रॉस k कैप प्लस 12j क्रॉस i कैप, ठीक, प्लस 15j क्रॉस k कैप प्लस 12k क्रॉस i कैप माइनस 9k क्रॉस j कैप। अब i क्रॉस j क्या होगा, i क्रॉस j k हो जाएगा प्लस 10, i क्रॉस k क्या होगा, i क्रॉस k j हो जाएगा प्लस j क्रॉस i क्या होगा, माइनस k हो जाएगा, ठीक, माइनस k प्लस 15 j क्रॉस k क्या होगा, j क्रॉस k i कैप हो जाएगा प्लस 12 k क्रॉस i क्या होगा, i क्रॉस k अगर j होता है तो k क्रॉस i माइनस j होगा, माइनस 9 k क्रॉस j क्या होगा, अगर j क्रॉस k हमारा i है, j क्रॉस k हमारा i है तो k क्रॉस j हमारा माइनस i होगा। इसका मतलब ये अब चेंज होके हो जाएगा माइनस 6k कैप प्लस 10j प्लस माइनस 12k कैप प्लस 15i कैप माइनस 12j कैप और प्लस 9i कैप। i का वैल्यू कितनी बार है, 2 बार, j का वैल्यू 2 बार, k का वैल्यू 2 बार। देख लीजिए i और i ऐड हो सकता है, 15 प्लस 9 24i कैप। फिर j के लिए क्या है, प्लस माइनस 12 में से 10 गया तो माइनस 2j कैप, फिर माइनस प्लस माइनस 18k कैप। ये हमारा आंसर होगा a क्रॉस b के लिए, ठीक। देख लीजिए 24i कैप माइनस 2j कैप माइनस
18 के कैप। ये आपको मैथमेटिक्स में भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसे एक और तरीका होता है जिससे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। पहले आप वीडियो पॉज करके लिख लें, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अब देखिए इसमें दूसरा तरीका अब क्या होगा, ठीक। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो होता है ए क्रॉस बी को ढूंढने का, वो होता है मैट्रिक्स का आई जे के साथ में 2 3 और 3, 2 3 और 3 और 4 3 और 5, तो 4 -3 और 5। अगर मैं आई लेता हूं तो साथ में क्या मैट्रिक्स होगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, बस ये 4, मतलब 3 3 -3 और 5। अगर मैं जे लेता हूँ तो क्या होगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, मतलब 2 4 3 5, तो 2 4 3 5, ठीक है। और अगर मैं के लेता हूँ तो प्लस के कैप के लिए क्या हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 2 3 4 -3, तो 2 3 4 -3, ठीक है। अगर मैट्रिक्स सॉल्व करना आता होगा आप लोगों को, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होता है, हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम फिलहाल, तो उससे ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिला, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए डी माइनस बी सी डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है। तो ए डी माइनस बी सी मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर माइनस, तो 3 5 जा 15 माइनस 3 3 जा 9, तो -9, ठीक। ठीक है, 15 और माइनस ऑफ -9 प्लस जे कैप और 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, ठीक है। उसके बाद प्लस के कैप, ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा -6, 4 3 जा 12, तो -12, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये कि अगर 15 प्लस 9 प्लस जे कैप 10 -12 प्लस के कैप -6 -12, इसे अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप 15 और 9 24 प्लस 10 और -12 2j और -12 प्लस -18 के कैप। अब ये रिजॉल्व होने के बाद हो जाएगा 24 आई कैप -2j कैप -18 के कैप। सेम आंसर आया ए क्रॉस बी का जो पिछली बार आया था। लेकिन ये जो सवाल है, ये जो तरीका है मैट्रिक्स सॉल्व करने का या क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का, ये इस सवाल को थोड़ा सा आसान बना देता है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया हो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें, ठीक है। अब हम ए डॉट बी ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर मैं ए का वैल्यू वही लूँ 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, और b का वैल्यू लूँ कि 4i माइनस 3j प्लस 5k। अब इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूँ तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये सब सीखना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये आपको वेक्टर रिजॉल्व करने में मदद करेगा। तो अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है किसी चीज़ की तो उसके लिए तो हम एक रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला ज़रूर डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वेक्टर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए
तो अगर डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि आई और आई ही सिर्फ वन हो सकते हैं, जे वन हो सकते हैं और के वन हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब हम 2i को 4i, 3j को 3j और 4k को 5k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2i कैप मल्टीप्लाई बाई 4i कैप, ठीक है, एक चीज़ ये हो जाएगी, प्लस 3j कैप मल्टीप्लाई बाई माइनस 3j कैप, ठीक है, प्लस 4k कैप मल्टीप्लाई बाई 5k कैप। ये क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8i क्रॉस i, सॉरी आई क्रॉस कह रहा हूँ मैं, i डॉट i, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 j डॉट j, प्लस 5 4 ज़ा 20 k डॉट k। अब i क्रॉस i, सॉरी i डॉट i 1 होता है, j डॉट j भी 1 होता है और k डॉट k भी 1 होता है। तो 8 1 ज़ा माइनस प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा प्लस 20 1 ज़ा, तो ये 8 माइनस 9 प्लस 20 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 19, ठीक है। इसका मतलब कि A क्रॉस B में जैसे कि मैंने कहा था कि I, J और K जो डायरेक्शन होंगे वो डोमिनेंट होंगे, वो आंसर में आते हैं, लेकिन यहाँ पर A डॉट B में ये नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ एक नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ दूसरे डिफरेंट क्वेश्चंस को ट्राई करके सॉल्व करें, ठीक है। तो ये वेक्टर रिजॉल्व करने में आपको मदद करेंगे। अब हम डेरिवेशन वाले पार्ट पर आते हैं कि जो ये चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, और इसी चीज को हम कहते हैं पैरेललोग्राम प्रिंसिपल, ठीक। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग हर साल पूछ लिए जाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे रिजल्टेंट के लिए वो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जेई हो या कोई भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, ये हर जगह काम आएगा। अब यहाँ पर हमें आर निकालना है। अब देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें जो ये रेड वाला लाइन है आपको ये एक फोर्स दिखा रहा है, मतलब एक फोर्स है, और ये ग्रीन वाला लाइन जो है ये एक दूसरा फोर्स है। तो हम देख रहे हैं रिजल्टेंट जो है ये इस ब्लू वाले लाइन पर है, तो उसे हम आर बोलेंगे। एक दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि अगर ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। ये वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखाया था आपको, मैग्नीट्यूड निकालना, कंपोनेंट निकालना, इसे हम क्या कहते हैं, ये कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका साइन थीटा हो जाएगा और ये जो है आपका बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। राइट हैंड साइड में अगर थीटा यहाँ पर होता तो क्या हो जाता, ये कॉस और ये साइन हो जाता, ठीक, उसका उल्टा। अब हम क्या करेंगे, हमें अगर ये आर ढूंढना है तो हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रिंसिपल कंसीडर कर लेते हैं। कहाँ पर, ये अज्यूम करेंगे ये 90 डिग्री है। हम अज्यूम करेंगे कि इन ट्रायंगल SNO बाय पाइथागोरस प्रिंसिपल क्या होगा, SO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू SN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। अब एक चीज है क्या, ON जो है उसे मैं OP प्लस PN लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा SO स्क्वायर इज इक्वल्स टू SN स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, OP प्लस PN का स्क्वायर। A प्लस बी का फॉर्मूला सभी को आता है, तो A प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इलैबोरेट करें उसे तो ये हो जाएगा SO का स्क्वायर, ठीक, SO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू SN का स्क्वायर प्लस
ओ पी का स्क्वायर प्लस 2OP इंटू पी एन प्लस पी एन का स्क्वायर। इलेबरेट ये हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए ये जो SO है, S और O, उसे हम R कंसीडर करेंगे क्योंकि वो R है। तो सिंस SO जो है वो हमारा R है, SN जो है ये हमारा, क्योंकि ये लाइन और वो लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो अगर ये B sin थीटा हो सकता है तो ये भी B sin थीटा होगा। तो SN भी हमारा B sin थीटा है। और क्या हो सकता है हमारा, OP जो है हमारा A है, OP जो है हमारा A है। और क्या हो सकता है, और PN जो हमारा है वो हो जाएगा हमारा B cos थीटा। अब ये सारे वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा चेंज होकर, SO के बदले R स्क्वायर इज इक्वल्स टू SN के बदले B sin थीटा, साथ में क्या है B sin थीटा का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, साथ में OP है, OP क्या होगा प्लस A स्क्वायर, 2 इंटू OP इंटू PN, OP है मतलब 2 इंटू A प्लस 2 इंटू A इंटू ये क्या होगा PN है हमारा B cos थीटा प्लस क्या है PN का स्क्वायर, और PN है B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पे अब क्या बचेगा, अगर मैं इस R स्क्वायर, ये जो A है स्क्वायर, इसको पहले लिखूं और ये हो जाएगा 2AB cos थीटा प्लस, अब इसमें और इसमें B स्क्वायर कॉमन है, मैं B स्क्वायर बाहर रखूंगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 10th में ट्रिग्नोमेट्री सबने की होगी, आइडेंटिटी जो होती है ट्रिग्नोमेट्री की वो क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होते हैं, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो R स्क्वायर क्या बचा, A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर, और सिर्फ R हो जाएगा रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर। तो ये रहा हमारे रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जो कि बहुत ही आसान था इस डायग्राम के बेसिस पर। बस हमने एक ट्रायंगल पर पाइथागोरस लगाया और हमारा फॉर्मूला आ जाएगा रिजल्टेंट के लिए। ठीक है, इसमें हम और क्या निकाल सकते हैं, इसमें और जो दूसरी चीज़ है वो है ये अल्फ़ा। ये अल्फ़ा हमें क्या दिखाएगा, ये जो अल्फ़ा है हमारा, ये हमारा जो अल्फ़ा है ये हमें डायरेक्शन दिखाता है। तो जेई में कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि हमें रिजल्टेंट भी निकालना होता है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन जो भी वहाँ पर दिया हो वो निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिए अल्फ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके लिए भी एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक, ये आसान था। देखिए, अगर मैं इस अल्फ़ा के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करूं तो मैं सीधा कर सकता हूं क्या, tan अल्फ़ा कंसीडर करके, कि सपोज tan अल्फ़ा क्या होगा, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। और ये किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, अल्फा वाला ट्रायंगल क्या है SON, सेम ट्रायंगल। तो SNO, इसी ट्रायंगल में अगर tan अल्फा देखें अपोजिट बाय हाइपोटेनस, और इस ट्रायंगल में अपोजिट क्या है SN, अपोजिट है, ये हो जाएगा SN डिवाइड बाय, और एडजेसेंट है ये ON। अगर मैं इस tan अल्फा को थोड़ा इलैबोरेट करूं तो ये SN डिवाइड बाय ON के बदले में लिख सकता हूं OP प्लस PN। अब ये क्या हो जाएगा, जैसे पिछले बार हमने कंसीडर किया, SN का मतलब क्या था B sin थीटा, तो ये हो जाएगा B sin थीटा। OP का मतलब क्या था, OP है हमारा A और PN है हमारा B cos थीटा। मतलब अल्फा का जो वैल्यू है वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ
बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था ये कि हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है इस ट्रायंगल को यूज करके। तो ये तो बेसिक है, हमें इसे में एडवांस एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन देखने हैं जो कि चैप्टर खत्म होने के बाद, थ्योरी डिस्कस करने के बाद हम कुछ जेई के और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, पहले से लिख लें। अब जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इंपॉर्टेंट चीज है इसके बाद, वो है पैराबोला, या फिर हम उसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसका पाथ एक पैराबोला की तरह होता है। वैसे तो वो एक उल्टा पैराबोला है, पैराबोला जैसे यू की तरह होता है ना, वो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, अब ये है क्या, जैसे क्रिकेट लोग सबने खेला होगा, जब एक बैट्समैन बॉल को 6 के लिए हिट करेगा, वो जो मोशन होगा उस बॉल का वो एक पैराबोला होगा, या फिर उस मोशन जो ट्रैजेक्टरी है उस बॉल की उसे हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कुछ फॉर्मूला डेराइव करके हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉल की, तो उस हिसाब से वो कितनी दूर जाएगा। उसके लिए एक डायग्राम देखते हैं। देखिए कि अगर, उससे पहले एक और चीज है, देखिए यहाँ पर आपको जो हमने पिछले बार किया वही करना है। देख लेते हैं पहले क्या बोला है। एक मोटर बोट वाला है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और उस वाटर करंट है 10 किलोमीटर पर आवर का। देखिए इसमें थोड़ा बहुत रिलेटिव मोशन जो हमने देखा था वो आ रहा है। इसमें रिलेटिव मोशन वाला भी एक पार्ट है, उस पर भी हम एक वीडियो लाएंगे कि रिलेटिव मोशन इन अ 2 डायमेंशनल मीडियम या फिर टू डायमेंशनल मोशन में। तो यहाँ पर कि मोटरिस्ट जो है वो जाना चाहता है नॉर्थ में, लेकिन क्योंकि वाटर करंट है साउथ ईस्ट की तरफ, इसीलिए वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो अब रिजल्टेंट कहीं और आने वाला है, तो हमें निकालने कहा है कि बस रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। अभी हमने देखा कि रिजल्टेंट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, अब ए क्या है हमारा, हम ए को, ये जो वी बी है मोटरिस्ट का स्पीड वो कितना है 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस वाटर करंट का कितना है 10 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू, अब थीटा कितना होगा कौन बताएगा, क्योंकि वाटर करंट इस तरफ है। ठीक, यहाँ पे बोला है डायरेक्शन 60, इसके हिसाब से थीटा तो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी ना। तो अगर ये 60 है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 है, तो 180 में से अगर ये 60 माइनस होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे 120 लेता हूँ तो 120 कितना होता है, cos 120 हाफ, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इंटू 25 हो जाएगा 625 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 25 इंटू 250, 50 इंटू 10 500 मल्टीप्लाई बाय माइनस हाफ हो जाएगा 250, और r इज इक्वल टू रूट ऑफ 625 प्लस 100 प्लस 250 625 और 250 कितना हो जाएगा 675, 875 और 100 हो जाएगा 975। ठीक, इसका अगर हम अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो हमें कितना लगभग मिलेगा 30 के अराउंड, क्योंकि 30 का स्क्वायर होता है 900 और 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 3 3 कर लेते हैं 31 मल्टीप्लाई बाय 31 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 9, तो 961 के अराउंड
तो ये लगभग उतना ही है 31.2 के आसपास, 31.2 किलोमीटर्स पर आवर ये इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, क्योंकि वो जाना चाहता है इस तरफ और रिवर करंट उसे इस तरफ ले जाएगी। ठीक, तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी बदल जाएगा उससे, तो वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा और उससे उसकी स्पीड भी बढ़ रही है अब कि वो 31.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। ठीक, लिख लें इस क्वेश्चन को। अब जैसे मैं पैराबोला की बात कर रहा था, तो पैराबोला जो है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसी का ये पहला पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पर जो ये पैराबोला है इसे देखिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे यहाँ जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस तरफ फेंका जाएगा। अगर इस तरफ फेंका जाएगा तो उसका जो वेलोसिटी है वो दो डायरेक्शन में जाएगा, एक वाई डायरेक्शन में भी ट्रैवल करेगा और एक एक्स डायरेक्शन में भी ट्रैवल करेगा। यहाँ पे दो डायरेक्शन इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो -g का है, तो ये पूरा सीधा नहीं जा सकता क्योंकि हमें इसे दूर भेजना है ना, तो हमें एक एंगल मेंटेन करना पड़ेगा और वो दूर जाके नीचे आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव है। इसका मतलब इसका वेलोसिटी जो है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। तो हम उसके लिए ही कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं, जैसे काइनेमेटिकल इक्वेशन सबको याद होगा, v = u + at और s = ut + ½ at²। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जब हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, अगर मैं vx ढूंढना चाहूँगा तो vx क्या होगा, u + at। इनिशियली तो टाइम 0 है तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब vx = u, और वो है क्या, हमारा इनिशियल x डायरेक्शन में वेलोसिटी है v0 cos थीटा, ये हो जाएगा v0 cos थीटा। और वैसे ही जो हमारा vy है वो क्या होगा, vy होगा हमारा v sin थीटा। ठीक है, तो v0 sin थीटा -gt। ठीक है, ये हमारी कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पे और क्या हो सकता है कि अगर मैं इस चीज़ के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो सिर्फ x क्या हो जाएगा, x = ut + ½ at² होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो टाइम है x के लिए वो क्या हो जाएगा, ut मतलब v0 cos थीटा × tm। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि x का जो यहाँ पर फिलहाल हम डायरेक्शन देख रहे हैं, x डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है वो तो 0 है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है -g का वो y पर है, इसी वजह से यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर -g और t आया है। वैसे ही अगर मैं y ढूंढूंगा ये हो जाएगा v0 sin थीटा × tm -½ gtm का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से tm के लिए वैल्यू ढूंढूं तो क्या हो जाएगा, tm जो हो जाएगा वो x / v0 cos थीटा के बराबर होगा। इस चीज को यूज करके हम इसके ट्रैजेक्टरी का मोशन निकाल सकते हैं कि मोशन ऑफ अ ट्रैजेक्टरी क्या होगा। ठीक, तो मोशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम देखते हैं यहाँ पर। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर अगला स्लाइड देखें तो अगला स्लाइड क्या है कि अगर मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्टाइल को कंसीडर करूँगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो चीज़ है ये हमें दिखा रही है कि ये एक उस मोशन का इक्वेशन है। जैसे कि हम एक वेव इक्वेशन देखते हैं तो साउंड चैप्टर सबने पढ़ा होगा 9th 10th में, तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन दिखता है हमें उस साउंड का। वैसे ही ये इक्वेशन ऑफ मोशन है उस बॉल का जो कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रैवल कर रही है। जैसे कि मैंने वहाँ पर लिखा था
कि x जो है वो क्या होगा v नॉट कॉस थीटा इंटू टी एम, और y जो है वो क्या होगा v नॉट साइन थीटा इंटू टी एम माइनस हाफ जी टी एम का स्क्वायर। और जो Vx है वो क्या है v नॉट कॉस थीटा, और जो Vy है वो है v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी एम। ठीक, यहाँ से अगर मैं टी एम का वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई वी नॉट कॉस थीटा। अगर मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यू यूज करूं टी एम के लिए तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय ये हो जाएगा x वी नॉट कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और टी एम का स्क्वायर, इसका मतलब x डिवाइड बाई वी नॉट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। वी नॉट चला जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा टैन थीटा। तो टैन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी 1 डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू एक्स स्क्वायर, यही हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर हम इस जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं है, तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू टैन थीटा इंटू एक्स माइनस जी डिवाइड बाई 2v नॉट कॉस थीटा द होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस इक्वेशन ऑफ मोशन पर बहुत से सवाल आते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन सीधे भी पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे देखना, और ये आया कैसे वो भी। ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाने के बाद जो और दो चीज़ें होती हैं वो क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद हम जो चीज़ें ढूंढेंगे वो होंगी कि यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज कितना हो सकता है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए, या हाइट मैक्सिमम हाइट, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना वक्त लग रहा है, तो हम उसके लिए टाइम निकालेंगे। तो टाइम क्या होगा, उस पोजीशन पर जाने के बाद क्या बचेगा कि अगर मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इक्वेशन लूँ तो जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर y वाला वो क्या होगा कि v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी एम, और अगर मैं यहाँ पर टी एम ढूंढना चाहता हूँ तो ये टी एम हो जाएगा वी नॉट माइनस वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय माइनस जी। ठीक, नहीं ऐसे नहीं हो सकता ये। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये दो चीज़, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है और ये एक दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है। जैसे कि हमने टी एम के लिए एक चीज़ ढूंढी थी कि टी एम जो होगा वो वी नॉट कॉस थीटा के बराबर होगा, तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए वो y डिस्टेंस कवर करेगा। तो y डिस्टेंस के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इसमें हम tm के लिए वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने ये वैल्यू पुट किया तो हमें ट्राजेक्ट्री मिली उस चीज़ की। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि हम वेलोसिटी के साथ इसे कंपेयर करके देखेंगे। तो हमारा जो इनिशियल x है वो है v नॉट कॉस थीटा और इनिशियल y है वो है v नॉट साइन थीटा माइनस g इंटू टी एम। तो इस हिसाब से अगर मैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखूंगा तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमें डिस्टेंस चाहिए वो क्या है, वहाँ पर ऊपर पहुँचने के बाद हमारा जो वी वाई है वो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन हमारा वी एक्स जो है वो हमारा ज़ीरो अभी भी नहीं हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी टोटल डिस्टेंस होगी वो हो जाएगा कि y इज इक्वल्स टू, ठीक, अब इनिशियल तो वहाँ पे ज़ीरो नहीं है लेकिन हमारा जो फाइनल है वो ज़रूर ज़ीरो हो जाएगा।
तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये इक्वेशन यूज़ करके आप s का वैल्यू निकाल सकते हैं कि s इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसे इस तरफ लिखूँगा तो वी स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, देयरफॉर 2as इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए एक और चीज़ मिल गई कि इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2 इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन यहाँ से हम इसका टाइम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, टाइम के लिए नॉर्मल इक्वेशन होता है कि जो Tm है वो हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई जी। Tm इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये हमें Tm का वैल्यू मिलेगा। Tm के लिए ये वैल्यू हमें क्यों मिलता है? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो वी नॉट है इस हिसाब से ये तो ज़ीरो हो जाएगा फाइनली। अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, जी Tm इज इक्वल्स टू वी साइन थीटा और डिवाइड बाई जी। इसका मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें टाइम लगेगा इतना। तो अगर मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ कि टोटल टाइम जो लग रहा है फ्लाइट में वो कितना लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसे हम Tm से डिनोट करेंगे, कैपिटल Tm से, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल tm। क्योंकि प्रोजेक्टाइल में ऐसा ही होता है कि अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करें और यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करें तो उसमें जो टाइम डिफरेंस होता है वो एग्जैक्टली डबल होता है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 5 सेकेंड लग रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में भी 5 सेकेंड ही लगेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल Tm के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा कि ये 2v नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई जी। अब यहाँ पर अगर मैं y के लिए इक्वेशन निकालने की कोशिश करूँ कि हमें ये तो मिल गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगेगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो है हमारा मैक्सिमम हाइट। तो हम मैक्सिमम हाइट के लिए इक्वेशन ढूंढेंगे। तो हमारे पास y के लिए तो इक्वेशन है पहले से कि y इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन Tm माइनस हाफ जी Tm, लेकिन Tm के लिए हमें वैल्यू अब मिली है तो वो Tm अब हम ढूंढ लेंगे कि जो h है वो क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा इंटू Tm का वैल्यू क्या है, Tm है हमारा वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई जी और उसके साथ माइनस 1/2 जी वी नॉट साइन थीटा का और जी का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी माइनस, अगर मैं इसे अलग करूं तो ये हो जाएगा हाफ जी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर। ये जी और स्क्वायर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, h इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी माइनस वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। क्योंकि ये जो टर्म है वो एग्जैक्टली इस टर्म से आधा है तो अगर 1 में से हाफ माइनस होगा तो हाफ बचेगा। तो इसमें से अगर ये माइनस हुआ तो हमारा जो टोटल हाइट होगा वो वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g ही बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा हाइट के लिए इक्वेशन हो गया। और इसी के साथ हम यहाँ पर एक और इक्वेशन ढूंढ सकते हैं और वो इक्वेशन क्या होगा कि अगर मैं टाइम के लिए इक्वेशन रखता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर मैं रेंज ढूंढता हूँ तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ये x का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, बताइए। डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये x हमारा रेंज है।
तो अगर मैं x इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी एम लूँ, जो कि है वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ठीक है, यही है ना। लेकिन यहाँ पे टी एम का मतलब क्या होगा, टोटल टाइम ना, तो मैं ये इक्वेशन के साथ टोटल टाइम भी लूँगा इसके साथ, तो टी एम कैपिटल टी एम होगा, और ये x हमारा रेंज है, तो r इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई जी, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि ये 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, मतलब कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है। तो अब ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू वी नॉट, ठीक, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय, सॉरी वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट इंटू वी नॉट डिवाइड बाय जी, तो ये हमारे रेंज का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप केस देख रहे हैं कि साइन 2 थीटा है, इसका मतलब जब एक जैवलिन थ्रोअर जैवलिन फेंकेगा, भाला, जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 45 होनी चाहिए, क्योंकि साइन 2 थीटा है, तो 45 इंटू 2 इज 90 और साइन 90 हो जाएगा 1, मतलब भाला फेंकने वाला अगर भाला फेंके तो अगर 45 डिग्री एग्जैक्ट एंगल हो उसका, तो वो मैक्सिमम रेंज अचीव कर सकता है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा शुड बी 45 डिग्री यहाँ पर, क्योंकि साइन 2 थीटा 90 हो जाएगा एंड साइन 90 इज 1, ठीक। आई होप सबको ये समझ में आया हो, बहुत ही आसान है। अगर किसी को भी डाउट हो इस चैप्टर में या इस टॉपिक से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करें। यहाँ पे अब क्या होगा, एक आखिरी चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पे डेरिवेशन तो हमारे सब हो गए, एक आखिरी क्वेश्चन है जो आप लोग होमवर्क करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक क्रिकेट बॉल वाला है, ठीक है, क्रिकेट बॉल फेंका जा रहा है। क्रिकेट बॉल फेंकने से होगा क्या कि एक क्रिकेट बॉल थ्रोअर है जिसका स्पीड है 28 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री का अबव द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। h चाहिए उसे, h के लिए इक्वेशन क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, यही था। इस इक्वेशन में सब वैल्यू डालिए, वी नॉट का वैल्यू 28 है, तो ये 28 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा 30 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8, ठीक। इसका जो वैल्यू होगा वो h हो गया। अब टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल बोला है, रिटर्न द सेम लेवल मतलब नीचे से फेंक के वापस नीचे आना है, मतलब पूरा टाइम, और पूरा टाइम कितना है 2 इंटू वी नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई जी, यहाँ पे वैल्यू डालना है 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 डिवाइड बाई 9.8। तीसरी चीज है डिस्टेंस फ्रॉम दी थ्रोअर टू दी पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू सेम लेवल, मतलब हमें रेंज चाहिए अब, और रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेंज के लिए फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, और ये हो जाएगा वी नॉट के लिए वैल्यू क्या है 28 का स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू 30 डिग्री, मतलब साइन 60 डिवाइड बाई 9.8, ये आपको रेंज दे देगा। तो यहाँ से हाइट मिल जाएगी, यहाँ से टाइम मिल जाएगा, और यहाँ से रेंज मिल जाएगा। तो ये टोटल टाइम है, क्योंकि यहाँ पे बोला है सेम लेवल। अगर यहाँ पे हाईएस्ट लेवल की बात की होती तो यहाँ पे वी नॉट साइन थीटा बाई जी आता, सिर्फ स्मॉल tm का वैल्यू, ठीक। तो इसका आंसर कैलकुलेट करें, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पोस्ट करें। आज के लिए इतना ही इस टॉपिक में, आई होप सबको अच्छा लगा हो, ठीक। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, ठीक। और हम ऐसे ही और भी वीडियोस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। और आगे की जो बात है, जैसे कि 2 डायमेंशनल में सर्कुलर मोशन और बाकी चीज़ें होंगी, उसे कवर अप करने की हर एक पॉइंट कवर करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।